बहुत जल्दी है रदरफोर्ड की कहानी सुनने की कि क्यों बेचारे रदरफोर्ड के साथ इतना बुरा हो गया कि उसका मॉडल 15 मिनट के अंदर अंदर फेल हो गया। गाइस, रदरफोर्ड का फेलियर हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास में। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा रदरफोर्ड की फेलियर को पढ़ने से पहले हम ज़रा ये तो देखें कि रदरफोर्ड ने हमारे सामने कितनी बड़ी चीज़ डिस्कवर करके रख दी, दैट इज न्यूक्लियस। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि एटम का पूरा मास एक न्यूक्लियस नाम के बॉडी के अंदर होता है, जिसमें दुनिया के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रखे हुए होते हैं। दुनिया के नहीं, सॉरी, एक एटम के। तो एक एटम के अंदर जितने न्यूट्रॉन और जितने प्रोटॉन है वो सब कहाँ भरे हुए हैं? उस न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स आसपास घूम रहे हैं। अब क्या गलतियां थी वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतना पढ़ने के बाद, रदरफोर्ड के मॉडल को समझने के बाद हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आती हैं, और वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आज हम लोग सबसे पहले यहां पर डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर एक सीधी सी भाषा में अगर मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, वो उनका एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब एक बात बहुत ज़रूरी मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स वाली जो कंडीशन है, ये सिर्फ एटम्स तक ही एप्लीकेबल होती है। अगर आपके पास में आयन दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में क्लोरीन आयन है, तो बच्चों इस क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है। अगर आपके पास में सोडियम आयन है, तो सोडियम ने एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना और क्या इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इनके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज लाता है? तो जवाब है नहीं। एटॉमिक नंबर के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है। तो इसके लिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, दैट इन केस ऑफ आयंस atomic number is the number of protons present। यानी अगर आपके पास में नंबर ऑफ अगर आपके पास में कोई आयन है, कैटायन है या एनायन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को ना देखते हुए हम चेक करेंगे कि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स ना तो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं ना तो प्रोटॉन्स से डोनेट कर सकते हैं। तो जनरल भाषा में आप ज़रूर ये पढ़ोगे कि किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर है, लेकिन वहाँ पर एटम स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। लेकिन अगर कभी आपके सामने आयन आ गया तो आयन के लिए आप बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। एग्जाम्पल, अगर हम बात करें सोडियम, तो बच्चों सोडियम का एटॉमिक नंबर हमेशा लिखा जाता है 11। सो देयरफॉर व्हाट डज इट मीन्स? that sodium have 11 electrons and sodium have 11 protons। सिमिलरली अगर अपन बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होने का मतलब है क्लोरीन हैव 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव 17 प्रोटॉन्स। दैट्स इट। इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर? चलिए सुपर, आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टर्म
atomic mass. Now what is atomic mass? It is denoted by A. atomic mass का मतलब क्या होगा? अभी atomic mass आप लोग मेरे साथ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन वहां पर अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एटॉमिक मास नहीं, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था। हम लोगों ने एटॉमिक मास को कार्बन से कंपेयर किया था और फिर हम लोगों ने कार्बन के 1/12 पार्ट की वैल्यू से AMU की वैल्यू निकाली थी और फिर उन सबको AMUs में ले गए थे। अब एटॉमिक AMU में या यूनिफाइड मास U में ले गए थे, एटॉमिक मास यूनिट AMU या U के अंदर ले गए थे। लेकिन वो सब कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से सारे कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन का मास कितना, तो इट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स या -27 kgs। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से अब हम लोग एटॉमिक मास को थोड़ा ईजियर वे में ले आए हैं। कैसे ले आए हैं? तो अब से आप लोग एटॉमिक मास के लिए एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, that it is nothing but the sum of, what is atomic mass? It is nothing but the sum of neutrons plus protons present in an atom. एक एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, अगर आप उसका सम कर दोगे तो आपको एटॉमिक मास की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, मैंने आपको अभी सिखाया है, इसी चैप्टर में सिखाया है कि न्यूट्रॉन का मास वैसे तो 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है और प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है। हम लोगों ने इनको AMUs में कन्वर्ट कर दिया था। AMU में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसके मास को 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से डिवाइड कर दो, इसको भी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से डिवाइड कर दो, तो इसकी वैल्यू आती है 1.008 AMU या U और इसकी वैल्यू आती है 1.007 U। तो हम लोगों ने क्या करा, ये बाद की जो डिजिट है ये बहुत छोटी होने की वजह से हम इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर। और इग्नोर मारने के बाद अब प्रोटॉन का मास भी 1 AMU है या U है और न्यूट्रॉन का मास भी 1 है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू को ना यूज करते हुए AMU वाली वैल्यू यूज करेंगे। तो प्रोटॉन का मास भी 1, न्यूट्रॉन का मास भी 1। तो अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं, दैट व्हाट इज द मास ऑफ लेट्स से सोडियम, तो बच्चों सोडियम का मास होता है 23 AMU। तो व्हाट डज इट मीन्स, तो इसका यह मतलब है प्यारे बच्चों, अब आप बोलोगे सर इसमें हम लोग क्या करें, क्या हम लोग इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन या ये सब चीजें याद रखें? नहीं। तो क्या आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर पता है? हाँ सर पता है। कितना होता है? 11। 11 से क्या पता चला कि सर प्रोटॉन तो 11 है। अच्छा, प्रोटॉन 11, तो एक फॉर्मूला याद रखो, A इज इक्वल टू नहीं, एक्चुअली A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। व्हाट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन? भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन तो मुझे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर से पता चल जाएगा। तो दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड दिस इज एटॉमिक मास। नाउ यहां पर सोडियम का एटॉमिक मास है 23, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मतलब उसके पास में 11 प्रोटॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन अपने आप पता चल जाएंगे, 11 - 22 कितना हो गया? 12। तो ऑटोमेटिकली पता चल गया कि हमारे सोडियम के अंदर 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 12 न्यूट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स, ये है आपके सोडियम का कंपोजिशन। तो इस तरीके से आप बड़े ही आराम से किसी भी एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता कर सकते हो किसी भी परेशानी के बिना। क्या ये दोनों टर्म्स अच्छे तरीके से समझ में आई? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल अपन यहां पर और कर लेते हैं। सोडियम का पता लग गया। अब एक काम करो, लेट्स से आपके पास में एक X नाम का एलिमेंट है, एक X नाम का एलिमेंट है जिसका मास है 35 और इसका एटॉमिक नंबर है 17। पता लगाओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है।
तो एटॉमिक नंबर से ये बात तो पता लग गई कि इसके अंदर 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन का पता लगाने के लिए मैं मास में से प्रोटॉन की वैल्यू माइनस कर देता हूं। सो मास है 35, प्रोटॉन है 17, न्यूट्रॉन की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी। कितने होगा न्यूट्रॉन की वैल्यू? 18। तो न्यूट्रॉन्स कितने होगा इसके पास में? 18। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप लोग एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास का इस्तेमाल करके ये सारी वैल्यूज पता लगा सकते हो। और ये जो भी मास वगैरह निकाल रहे हैं सब काय में निकाल रहे हैं? AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, जो हम लोग ऑलरेडी कन्वर्जन फर्स्ट चैप्टर में और थोड़ा थोड़ा सेकेंड चैप्टर में देख चुके। इतना जरा नोट करो। चलो अब एक बात समझते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अब हम लोगों को पता चल गया है, तो अब हम लोग एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है एक बार जरा वो भी देख लेते हैं, दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एन एटम। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, ये जो मैं x लिख रहा हूं, दिस x इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये आपके एलिमेंट का सिंबल होगा। जैसे आप लोग हाइड्रोजन के लिए H लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए O लिखते हैं, यहां नीचे आप लिखेंगे Z और यहां ऊपर आप लिखेंगे A। मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो आप नीचे नंबर लिखेंगे और ऊपर मास लिखेंगे। अच्छा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ बुक्स में ये ऐसा लिखा हुआ होता है तो भी चलेगा, कुछ बुक्स में ये ऐसा लिखा हुआ होता है तो भी चलेगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना एलिमेंट का नंबर नीचे और मास ऊपर लिखा रहता है। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और करके बता देता हूं। जैसे अगर आपको हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करना है तो हाइड्रोजन में आप लिखेंगे H11। अगर आप लिखेंगे हीलियम तो हीलियम 2,4। अगर आप लिखेंगे ऑक्सीजन तो 8,16। अगर आप लिखेंगे फ्लोरीन सो 9,19। अगर आप लिखेंगे नाइट्रोजन तो 7,14। अगर आप लिखेंगे क्लोरीन सो 17, 35.5। तो इस तरीके से आप लोग हमेशा एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। आई थिंक बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड अगर ये नहीं लिखा है और अगर अभी तक आप लोगों ने ग्रेविटी ऐप डाउनलोड नहीं करी तो बच्चों कर लो, और उसके अंदर नोट्स आ गए हैं तो गूगल प्ले स्टोर से ग्रेविटी सर्कल ऐप डाउनलोड कर लेना और स्टूडेंट लॉगिन करना, स्टूडेंट के तरह लॉगिन करना, स्टोर पर क्लिक करना, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हैंड रिटन नोट्स थंबनेल दिख जाएगा, वहां से उसको ले सकते हैं। अब 3 टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली टर्म है आइसोटोप्स, दूसरी टर्म है आइसोबार्स और तीसरी टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉन्स। तीनों एक साथ डिस्कस करेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। बच्चों यहां पर आइसोटोप का मतलब होता है एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स दैट हैव सेम atomic number, that have same atomic number but different atomic mass। मतलब ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास डिफरेंट होता है। बट एक बात समझो, अगर इनका एटॉमिक नंबर सेम है सो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास डिफर कर रहा है। अब अगर मास डिफर कर रहा है और एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब प्रोटॉन का नंबर तो कभी चेंज नहीं होगा लेकिन मास बदल रहा है। तो मास क्या था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन बराबर हैं, हेंस वेरिएबल क्या है? न्यूट्रॉन्स आर वेरिएबल। मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी बदल रही होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें यहां पर कार्बन 6, कार्बन 6, कार्बन 6, मैंने 3 कार्बन बनाए हैं जिसमें से एक कार्बन का मास 12 होता है जो आप लोग अपनी बुक्स में देखते हो, लेकिन 2 ऐसे कार्बन के आइसोटोप्स हैं जिनका मास 13 और 14 होता है। ये रेडियो एक्टिव होते हैं। तो नेचर में अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हो तो हम लोगों ने वहां पर एवरेज एटॉमिक मास निकालना सीखा था और वो निकालना सीखा था क्लोरीन का। तो अगर आपको ध्यान हो
तो क्लोरीन में हम लोगों ने एटॉमिक नंबर 17 लिखा था। एक क्लोरीन का मास था 35, दूसरे क्लोरीन का मास था 37। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। एक का मास 35, एक का मास 37। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। मैंने वहां पर सिखाया था। तो व्हाट आर आइसोटोप्स? दैट हैव एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? ऐसे अपने पास में हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। ठीक है, मैं क्लोरीन वाला रब कर देता हूं, नाम लिख देता हूं इनके ऊपर। पहला वाला होता है प्रोटियम, दूसरा वाला होता है ड्यूट्रियम और तीसरा वाला होता है ट्रीटियम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तीनों में काय का फर्क है? न्यूट्रॉन्स का। तो अब आपका ये होमवर्क है कि आप पता लगाएंगे कि इन तीनों आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स कितने हैं, और हाइड्रोजन के भी तीनों आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स कितने। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे ना। आप देखते हो मैं आपके कमेंट्स चेक करता हूं, उस पर लव भी करता हूं आपके कमेंट्स को। योर कमेंट हैज बीन लव्ड बाय ग्रेविटी सर्कल, ऐसा नोटिफिकेशन भी आएगा आपको कब, जब आपका आंसर सही होगा, या मैं उसको लाइक भी करूंगा। अगली बात करते हैं आइसोबार्स की। नाउ व्हाट आर आइसोबार्स? ये बच्चों ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं। अब यहां पर एलिमेंट्स ना बोलते हुए, इनफैक्ट यहां पर भी एलिमेंट्स ना बोलते हुए सब्सटेंस लिखना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। सो सब्सटेंसेस दैट हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन मास सेम होगा। बेटा एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट हो गया तो प्रोटॉन भी अलग हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी अलग हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी अलग हो सकते हैं। यहां पर मैं कुछ भी नहीं बता सकता। फॉर एग्जाम्पल, अपन यहां पर एक एग्जाम्पल लेकर इस चीज को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास में पोटेशियम, कैल्शियम एंड नियॉन, अगर हम इन तीनों की बात करें तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। नहीं, नियॉन नहीं, सॉरी, आर्गन, रियली सॉरी, आर्गन। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। आप देखो तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इन तीनों के मास 40, 40 एंड 40 होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो इन तीनों को आप देखो, तीनों का एटॉमिक नंबर बदल गया, मतलब तीनों एलिमेंट ही बदल गए। एक पोटेशियम हो गया, एक कैल्शियम हो गया और एक आर्गन हो गया, लेकिन तीनों का मास सेम है। तो ऐसे को हम आइसोबार्स कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? एटॉमिक नंबर यहां पर सेम होने की वजह से तीनों कार्बन कहलाएंगे, लेकिन कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स कहलाएंगे। लेकिन यहां वाले केस में तीनों एलिमेंट अलग अलग है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो अब यहां पर आप देखना, हर एटम की खासियत उसका एटॉमिक नंबर है। जहां एटॉमिक नंबर बदला, एलिमेंट बदल जाएगा। यानी कि यह पॉसिबल है कि तीन अलग अलग एलिमेंट का मास सेम हो, लेकिन यह कभी पॉसिबल नहीं है कि तीन अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो। अगर एटॉमिक नंबर किसी तीन सब्सटेंस का सेम होता है तो फिर उन तीनों का नाम एक ही होगा। जैसे इन तीनों का नाम कार्बन है, इन तीनों का नाम हाइड्रोजन ही है। वो तो इनको सब नेम दे दिए, जैसे अपन छोटू, गोलू, टीटू बोलते हैं ना, वैसे इनको नाम दे दिया, बट एक्चुअली ये हाइड्रोजन ही है। आगे चलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, आइसो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ एटम ही लेना है। यहां पर आप आयन भी ले सकते हो, यू कैन टेक आयन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहां पर ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, सोडियम है एंड पोटेशियम है। इन सब के एटॉमिक नंबर लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11, इसका 12। सॉरी, नॉट पोटेशियम। अब हम लोग ये बात सब जानते हैं कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो यहां पर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, इसलिए ये -2 चार्ज ले आया।
फ्लोरीन -1 चार्ज ले आया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से +1 चार्ज ले आया, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से +2 चार्ज ले आया। अब एक बात देखो, एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन मांग के लिए आया, तो 8 खुद के पास थे, 2 मांग के लिए आया, 8 और 2 10। तो यहां वाले केस में ऑक्सीजन के पास में, ऑक्सीजन आयन के पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन, एक मांग के लिए आया, 10 इलेक्ट्रॉन। यहां तो नियॉन ने कुछ भी नहीं करा, पर एटॉमिक नंबर 10 है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसने, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो इन स्पीशीज को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों टॉपिक को ध्यान से देख लो, और अब इस टॉपिक के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो तो यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अब इसको नोट करने के बाद अगले वीडियो में अपन समझेंगे कि ड्रॉबैक क्या हो गए रदरफोर्ड के, क्यों बेचारे का मॉडल 15 मिनट में प्रपोज होते ही फेल हो गया। ग्रेविटी सर्कल ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो कर लो। अब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस और बहुत सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो हम लोग हमारी एप्लीकेशन पर एक कोर्स बनाकर उसके अंदर अपलोड करेंगे। अभी क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का कोर्स आ गया है, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। नोट्स वहां पर अवेलेबल है, आप चाहे तो नोट्स भी ले सकते हैं, आप चाहे तो वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं। हम लोग जैसे यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं वैसे ही वीडियोस उसके अंदर भी एक एक करके डाला करेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, बाय बाय, हैव अ गुड डे गाइस।